श्रीमती सुषमा स्वराज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से 17 एमपीज इस सदन में जीत कर आते हैं, लेकिन 13 एमपीज ने अपनी पीड़ा और आक्रोश को अभिव्यक्ति देते हुए इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसी तरह आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 119 ये 13 इस्तीफे आपके पास पड़े मैडम, इस्तीफे आपके पास पड़े। आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 119 लोग तेलंगाना रीजन से जीत कर आते हैं और 101 लोगों ने आंध्र प्रदेश की विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। अभी आपके सामने एक साथी उधर से बोल रहे थे तेलंगाना के विषय में चर्चा होनी चाहिए और Hyderabad, nobody has resigned. Jaypal Reddy has not resigned. Anjan Kumar Yadav has not resigned. Sarla Satyanarayana has not resigned. And how can you say all the people are resigned from Telangana? ये जिन तीनों के नाम लिए हैं इन्होंने, जिन तीनों के नाम लिए हैं उन तीनों ने और एक अन्य ने, 4 ने रिजाइन नहीं किया और 13 ने रिजाइन किया है। ये तीनों के जिनके नाम है वो सच है कि उन 3 ने रिजाइन नहीं किया। वो जो 4 नहीं रिजाइन किए उनके नाम इन्होंने लिए हैं कि जयपाल रेड्डी ने रिजाइन नहीं किया और बाकी 2 ने रिजाइन नहीं किया। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रही थी अध्यक्ष जी कि देश की लोकसभा और आंध्र प्रदेश की विधानसभा में धीरे धीरे बेजुबान हो रहे तेलंगाना को जुबान देने के लिए मैंने ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज प्रस्तुत किया। अध्यक्ष जी, तेलंगाना का इतिहास एक तरफ संघर्ष की गाथाओं से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ विश्वासघात के प्रसंगों से भी पटा पड़ा है। पता नहीं सदन में कितने लोगों को यह मालूम है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन तेलंगाना उसके साथ आजाद नहीं हुआ। तेलंगाना आजाद हुआ 17 सितंबर 1948 को, यानी भारत की आजादी के भी 1 वर्ष के से ज्यादा संघर्ष करके हजारों लोगों के बलिदान के बाद तेलंगाना को आजादी मिली। अभी आजादी की खुशी वो मना भी नहीं पा रहे थे पूरी कि उनके सर पर तलवार लटक गई आंध्र प्रदेश के साथ विलय की। विरोध शुरू हुआ, वो लोग आंध्र प्रदेश के साथ विलय नहीं चाहते थे। एक फजल अली कमीशन बैठा 1953 में, उन्होंने कहा कि विलय उचित नहीं होगा और अगर विलय करना ही है तो एक चुनाव 1961 का हो जाने दो, वहां तेलंगाना के रीजन से आए हुए अगर 2/3 विधायक ये कहें कि आंध्र प्रदेश में विलय कर दो तब करना, वरना मत करना। मैं उधर बैठे हुए साथियों को याद दिलाना चाहती हूं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस विलय को बेमेल बताते हुए ये कहा था कि आंध्र और तेलंगाना का विलय उसी तरह से है जिस तरह से एक इनोसेंट लड़की, एक भोली भाली लड़की की शादी एक मिस्चीवियस बॉय, एक शरारती लड़के से कर दी जाए। और उन्होंने ये कहा था कि ये शादी नहीं चलेगी और जब ये शादी ना चले तो ये पति पत्नी की तरह अलग अलग हो जाए। Get your chance. अध्यक्ष जी, You will get your chance. You will get your chance, no? You will get your chance. Let us stay. आप बैठ जाइए। आप क्यों खड़े हो गए? बैठिए। अध्यक्ष जी, मैं पंडित जी का कोट आप बैठिए। You will get your chance. You will get your chance. No, your name is there. मैं अपने किसी नेता का बयान You will also get your chance. बैठिए। हाँ, ये पंडित जी का बहुत बहुचर्चित कोट है। बैठ जाइए। You are getting your chance, no? बैठ जाइए। सर्वे सत्यनारायण जी, बैठिए। Nothing will go in record. Nothing will go in record except what Sushma ji say. बैठिए।
अध्यक्ष जी बैठ यू गेटिंग योर चांस तो बोलिएगा ना आप। बैठ जाइए बैठ जाइए। आप बैठिए आप बैठिए। नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। आप बोलिए। अध्यक्ष जी, मैं किसी भाजपाई नेता का कोट नहीं कह रही। ये पंडित जी का बहुत बहुचर्चित कोट है जो उस समय के अखबारों में छपा था। मैं इन्हें कहती हूँ 6 मार्च 1956 का इंडियन एक्सप्रेस निकाल के देख लो, इन्वर्टेड कॉमास में ये कोट छपा हुआ। लेकिन अध्यक्ष जी, तेलंगाना के लोगों के अध्यक्ष जी, तेलंगाना के लोगों के विरोध के बावजूद बैठ जाइए तेलंगाना के लोगों के विरोध के बावजूद ये विलय हो गया। यू आर गेटिंग योर चांस नो। बैठिए बैठ जाइए। यू स्पीक व्हेन यू हैव योर टर्न। कम ऑन सिट डाउन। अभी बैठ जाइए बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, तेलंगाना के लोगों के विरोध के बावजूद विलय हो गया। विलय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए। तरह तरह के फार्मूले, मुल्की रूल्स, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स, फार्मूला नंबर 6, जियो नंबर 610, विगलानी कमीशन, इतने उपाय किए गए, लेकिन उनमें से कोई उपाय भी कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि सारे के सारे उपाय कागजों में रहे, धरती पर नहीं उतर पाए। और नतीजा वही हुआ, मर्ज बढ़ता गया, जू दबा की। ये पुराना इतिहास मैंने इसलिए बताया कि मैंने कहा कि तेलंगाना के निर्माण में हो रही देरी, क्योंकि शायद इरिटेट हो रहे हैं गृह मंत्री, मैं उन्हें कहना चाह रही हूँ, मैं इस पर ज्यादा समय नहीं ले रही। ये केवल इतिहास बताना जरूरी था ताकि सदन को समझ में आ जाए कि विलय की पृष्ठभूमि क्या है। मैं वर्तमान पर आ रही हूं और वर्तमान शुरू करूंगी 2004 से, यूपीए की पहली सरकार से। अध्यक्ष जी, 2004 में टीआरएस का समझौता हुआ कांग्रेस के साथ, इकट्ठे चुनाव के मैदान में गए। उस समय कांग्रेस की अध्यक्षा ने करीमनगर की एक सभा में आश्वासन दिया लोगों को कि हम तेलंगाना का निर्माण करेंगे। लोगों ने विश्वास किया, झोली भर भर वोट दिया इन्हें। उसके बाद ये सरकार में आ गए। सरकार में टीआरएस इनका एक पार्टनर बना, और पार्टनर बनने के बाद इन्होंने एक सीएमपी बनाया। अभी बैठे नहीं है कोई भी यहाँ, अब आप समाप्त करिए। एक सीएमपी बना। एक सीएमपी बना मैडम, और उस सीएमपी में आप बैठ, उस सीएमपी में जिसके तहत सरकार चलती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वो बना, और उसमें इन्होंने 3 राइडर्स के साथ तेलंगाना की डिमांड के बारे में लिखा। The UPA government will consider the demand for the formation of a Telangana state at an appropriate time after due consultations and consensus. ये ठीक है ना? ठीक है ना? 3 राइडर्स इन्होंने लगाए, appropriate time, wider consultations and consensus. ये आपका सीएमपी बना। उस सीएमपी के आधार पर मैम, ये मई 2004 का सीएमपी है जब सरकार है। उसके बाद पहला राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ। यूपी की सरकार मई में बनी, जून में राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ। उसी सीएमपी से भाषा उठाई गई, मगर एक राइडर हटा दिया गया। ये प्रेसिडेंट अभिभाषण से, राष्ट्रपति अभिभाषण से पढ़ रही हूं। द गवर्नमेंट विल कंसीडर द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए तेलंगाना स्टेट एट एन अप्रोप्रिएट टाइम एंड आफ्टर ड्यू कंसल्टेशंस। कंसेंसस शब्द हट गया, हमें लगा एवोल्यूशन हुआ। 3 राइडर्स थे सीएमपी में, लेकिन सरकार शायद वाकई गंभीर है और उन्होंने कंसल्टेशंस की बात करके रोक दिया, क्योंकि शायद कंसेंसस होना संभव नहीं था। तो कंसेंसस शब्द हटा दिया गया। ये राष्ट्रपति का अभिभाषण है, जो सरकार का नीति निर्देशक सिद्धांत होता है, जिसको मानना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसको तो आप मानेंगे। सीएमपी के आधार पर यह राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ और उन्होंने एक राइडर हटा करके 2 राइडर इसमें दिया। अध्यक्ष जी, पूरा कार्यकाल निकल गया 2004 से 2009 तक का।
वो अप्रोप्रिएट टाइम नहीं आया, वो उचित समय नहीं आया। कंसल्टेशंस हुई होंगी, बहुत राजनीतिक उठापटक हुई, टीआरएस से समझौता टूटा, उन्होंने रिजाइन किया, दोबारा चुनकर आए, फिर रिजाइन किया। उस राजनीतिक घटनाक्रम में मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन 2004 के बाद 2009 का चुनाव हुआ। तेलंगाना के लोगों ने सोचा कि शायद हमने टीआरएस को ज्यादा जिता दिया था, इसलिए हमको तेलंगाना नहीं मिला। इस बार कांग्रेस को झोली भर भर जिताओ, शायद हमें तेलंगाना मिल जाए। एक उम्मीद भरी निगाह से उन्होंने वोट दिया और 17 में से 12 एमपी कांग्रेस के जीत करके आए तेलंगाना से। 17 में से 12 एमपी, जिसमें एक यहां बैठे हैं आज के। 17 में से 2 बैठे, तभी मैंने कहा ना 4 यहां है, 13 इस्तीफा देकर चले गए। इस्तीफा आपका भी है, मगर आप अटेंड कर रहे हैं हाउस। आप अटेंड कर, अच्छा है अटेंड कर रहे हैं हाउस, तो कम से कम मेरी जबान में जबान मिलाने वाला कोई एक स्वर तो है। अध्यक्ष जी 2009 के चुनाव में 12 सांसद वहां से जीत करके आए, लेकिन कोई कदम भी 6 महीने तक आगे नहीं बढ़ा। तो टीआरएस के नेता के.एस. राव ने अनशन किया 29 नवंबर 2009 को। वो आमरण अनशन पर बैठ गए। ये विषय 7 दिसंबर 2009 को मैंने इस सदन में उठाया। मैं आज पहली बार तेलंगाना पे नहीं बोल रही हूं। तेलंगाना का निर्माण मेरा प्रिय विषय रहा है, क्योंकि हमारे यहां से एक भी एमपी वहां का जीता हुआ नहीं है। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के नाते ये हमारा फर्ज बनता है। और पहले नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हमेशा आडवाणी जी बोलते रहे, और मैं बताऊंगी आडवाणी जी ने क्या क्या बोला। और अब नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं बोलती हूं, क्योंकि कोई प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इतने बड़े विषय से अपने आप को अलग नहीं रख सकती। अध्यक्ष जी 7 दिसंबर को मैं यहां बोली, वो विषय मैंने उठाया। एक दिन के बाद 9 दिसंबर को आपने चेयर से इंटरवीन किया। के.एस. राव की हालत बिगड़ रही थी। आपने चेयर से कहा कि आप पूरे का पूरा सदन उनके बारे में चिंतित है, कुछ होना चाहिए। और उसके बाद पूरे सदन का हर नेता बोला, हर पार्टी का नेता, गुरदास दास गुप्ता बैठे हैं वो बोले, शरद यादव बोले, मुलायम सिंह यादव बोले, लालू यादव बोले, अनंत गीते बोले, अजनाला जी बोले, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यहां नहीं बोला। ये 9 दिसंबर की बात है। 9 दिसंबर बहुत अहम है तेलंगाना के इतिहास की जिंदगी में, मैं इसलिए इस बात कर रही हूं। 9 दिसंबर को आप बोली, आपके बाद ये सारे बोले, सरकार हरकत में आई और एक संयोग बना। 10 दिसंबर को श्रीमती सोनिया गांधी का जन्मदिन होता है, तो 9 दिसंबर की रात को आज के गृह मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने अर्धरात्रि में घोषणा की। वो घोषणा मैं पढ़कर सुनाती हूं। होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम लेट इन द नाइट सेड, इन्वर्टेड कॉमास में है, the process of forming the state of Telangana will be initiated. An appropriate resolution will be moved in the assembly. We are concerned about Rao's health. We request him to withdraw his fast immediately. We also appeal to all concerned, especially students, to withdraw their agitation and help restore normalcy. सारे राइडर्स इसमें से हट गए, ना कंसल्टेशंस, ना कंसेंसस, एक कैटेगोरिक अश्योरेंस गृह मंत्री की तरफ से आया और रात को अर्धरात्रि को आया। और उसी समय तेलंगाना में पटाखे फूटने लगे और उनको ये लगा कि श्रीमती सोनिया गांधी के जन्मदिन का तोहफा देश के गृह मंत्री ने उन्हें दिया है। आतिशबाजी हुई, रात को दिवाली हुई। पहली बार तेलंगाना के लोगों को ये उम्मीद पूरी होती लगी, क्योंकि होम मिनिस्टर ने ये कहा कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द स्टेट ऑफ तेलंगाना will be initiated and appropriate resolution will be moved in the assembly. इसमें कहीं कंसल्टेशंस और कंसेंसस का बात नहीं था, बल्कि अब उन्हें लगा कि कैटेगोरिक एश्योरेंस तो अच्छी बात कह रही हूँ, बुरी बात नहीं कह रही। उनका तोहफा देना गलत है। शांत रहिए। ये अच्छी बात थी, वहां के लोगों ने कहा कि तोहफा मिला। आप अच्छी बात को बुरा क्यों मानते हो? मैंने कहा आप इधर उन मुखों पे बोलिए। सुषमा जी बैठ, आप बोलिए, आप इधर बोलिए, बैठ जाइए। मैंने कहा कि तेलंगाना के लोग आप इधर बोलिए। उनकी उम्मीद विश्वास में बदल गई है, क्योंकि तारीख अहम हो गई। अच्छी बात को भी बुरा मान रहे हैं। अब आप